अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, और हमारे पड़ोसी राज्यों में चल रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। चुनाव तेलंगाना में भी है और मिजोरम में भी है, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है। क्या होने जा रहा है यहाँ पे? दरअसल इजराइल और हमास की खबरों के बीच इन 5 राज्यों में क्या चल रहा है, हिंदी पट्टी में लोगों तक थोड़ी खबरें कम आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिबेट की जाए और इन 5 राज्यों में चल क्या रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन जा रहा है और कौन। तो आज इसी पर डिबेट, इसी बात की चर्चा करेंगे कि इन 5 राज्यों में क्या होगा। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां की तस्वीर क्या है, इन 5 राज्यों की जनता चाहती क्या है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये बहुत अहम है। अहम इसलिए हैं क्योंकि कमोबेश ये भी सब हिंदी पट्टी हैं और यहाँ की जो तासीर होती है उत्तर प्रदेश और आसपास भी वही परिलक्षित होता है। आप लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन देख लें 2019 का, जो परिणाम आपको राजस्थान दिखा होगा, मध्य प्रदेश दिखा, छत्तीसगढ़ दिखा, वही यहाँ भी दिखा। मतलब कि लोकसभा के चुनाव में वोटिंग पैटर्न असेंबली के चुनाव से अलग हैं। इस बार वहाँ क्या होने जा रहा है? राजस्थान की आप पहले बात कर लें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, आमने सामने। और बहनों भाइयों, तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने है। कांग्रेस को एक बढ़त यह है कि तेलंगाना में वो बीआरएस से निपट रही है और पहली बार बीआरएस को हॉट वाटर में डालने में अब तक सफल है। चढ़कर प्रचार कांग्रेस कर रही है, अच्छी पोजीशन गेन कर रही है। जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन तेलंगाना में मुकाबला बीआरएस को पहली बार मिल रहा है। अब तक उनका एक छत्र राज था, 119 सीटों में 100 से ज़्यादा सीटें वो खुद अकेले जीत लेते थे, अपोजिशन के पास कुछ बचता नहीं था। लेकिन इस बार मुकाबला है। राजस्थान में भी आमने सामने का मुकाबला है। बहनों भाइयों, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस अपनी सत्ता वापस लाए, लेकिन हार जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होने जा रहा है। यानी 5 साल सत्ता में रह के भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बहुत ऐसी लहर नहीं है। तो राजस्थान में बीजेपी में क्या हो रहा है? दरअसल पूरा मसला आके टिका हुआ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं या नहीं है। अभी तक नहीं है। राजस्थान और वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी एक चेन से बंधे हुए हैं। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो, अलग करोगे चेन टूटेगी। यही कारण है कि बीजेपी कमोबेश वो हाइट नहीं पा रही है जो वो राजस्थान के चुनाव में अर्जित करती थी। कारण इसका जो भी हो सकता है, पार्टी ने जो भी निर्णय किया हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस में भी 3 तरह के गुट हैं, एक जो गहलोत के साथ हैं, दूसरे जो पायलट के साथ हैं, और तीसरे जिनको आला कमान दोनों तरफ अपने अपने खेमे के लोग बढ़ाए हुए हैं। इसलिए वहाँ की तस्वीर थोड़ी धुंधली है। मध्य प्रदेश में हालात बहनों भाइयों बहुत आमने सामने के हैं। अभी तक जितने भी सर्वेक्षण, जितने भी ओपिनियन पोल्स आई हैं, ये बताते हैं कि राजस्थान में मुकाबला तगड़ा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर अब तक के ओपिनियन पोल्स में भारी दिखी है। क्या वाकई में ये सच है? क्या मध्य प्रदेश की जनता यही सोचती है? लास्ट टाइम भी बहुमत के करीब तक कांग्रेस को मध्य प्रदेश के लोगों ने पहुंचाया था, लेकिन थोड़े मार्जिन से रह गए थे। हालांकि सरकार बनी, चली, लेकिन बाद में सिंधिया अलग हुए, उनके साथ 33 से ज़्यादा एमएलए चले गए और फिर बीजेपी ने कंफर्टेबली उनको री इलेक्शन में उतारकर अपनी चीज उपचुनाव में जीते, बाई इलेक्शन में सीटें जीती और कांग्रेस की हुकूमत आई, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के भीतर बनी। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान उस लीडिंग रोल पे नहीं है जिस लीडिंग रोल पर वो लास्ट टाइम थे, या जिस लीडिंग रोल के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को रन किया है। यानी राजस्थान वसुंधरा पीछे हैं, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में इनको लीडरशिप में पीछे किया है। अब बीजेपी कर क्या रही? नई लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है। कमान किसको देनी ये अभी तय नहीं है,
लेकिन एक नई जनरेशन की लीडरशिप को आगे ला रही है। कारण लंबे समय तक इनके शासन या इनके प्रति कोई भी नाराजगी या कोई एंटी इनकम्बेंसी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर। चले जाइए अब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल और कांग्रेस से सीट छीनने की कोशिश कर रही है। वहां मुकाबला तगड़ा है, लेकिन वहां की जो ट्राइबल बेल्ट्स है वो दरअसल नेतृत्व विहीन हो गई है और कांग्रेस ट्राइबल बेल्ट्स में काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच चुकी है। बीजेपी भी बहुत सक्रिय है और बीजेपी पिछली बार जिस तरह से चोट खाई है छत्तीसगढ़ में, इस बार वैसे हालात तो नहीं है, उठ रही है। तो कांग्रेस क्या बीजेपी की बढ़त को रोक पाएगी, अपनी सत्ता रोक पाएगी? और यहां पे स्टेक किसकी है? 2 राज्यों में तो स्टेक डायरेक्ट कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश में स्टेक बीजेपी की है, तेलंगाना में स्टेक किसकी है? चंद्रशेखर राव की, और मिजोरम में एनडीए और इंडिया का मुकाबला चल रहा है। मिजोरम का चुनाव सबसे लो प्रोफाइल जा रहा है। तो इन 4 राज्यों में विशेष तौर पर नजर रखने की जरूरत है। इजी किसी के लिए नहीं है। कांग्रेस भी कई जगहों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी भी बनाए हुए है, लेकिन अब चुनाव चढ़ना शुरू हुआ है। अब के जो वक्त हैं और मतदान तक के वक्त बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। एक्चुअल पॉलिटिकल नैरेटिव जो अब तक नहीं बना था, अब बनना शुरू होगा 3 नवंबर के बाद से। अब तक इजराइल और हमास के चक्कर में इन चुनावों की गति पकड़ नहीं पा रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इशूज को उस तरह से पब्लिक के बीच पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इजराइल हमास थोड़ा पीछे जा रहा है और ये मुद्दे अब सामने आएंगे असेंबली इलेक्शन की। तो इन 5 राज्यों के चुनाव जीतेगा कौन? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पब्लिक की ओपिनियन क्या है और किसके जीतने और किसके हारने की पॉसिबिलिटीज हैं। आज इसी विषय पर ओपन डिबेट होगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तमाम क्राइम को रोकना बड़ा क्राइम कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, कर रही है। इनको देश कभी माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। आपको लगता है? चुनाव चल रहे हैं, आज बराबर की फील्ड पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। आप ईडी पहुंच जाती है बार बार नेताओं के घरों पर, दिन भर उनको बिजी रखते हैं, बुलाते हैं अपना ऑफिस के अंदर नोटिस देकर के। तो बीजेपी के लोग तो फ्री होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांग्रेस नेताओं को नोटिस डिस्टर्ब करो, मेंटली डिस्टर्ब करो, नोटिस दो, नोटिस का जवाब मांगो, सब काम छोड़ दो इलेक्शन लड़ने का। बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो चाहे उसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन बदनाम करिए। इसीलिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुजीत ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। बताइए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों की सरकार चलाते हुए जिस तरह से मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है, अपनी उन उपलब्धियों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, प्रधानमंत्री जी की उस मजबूत छवि के आधार पर अब मध्य प्रदेश के मैदान में है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात के चुनाव परिणामों जैसा चुनाव परिणाम इस बार मध्य प्रदेश में देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत मध्य प्रदेश में लेकर के आएगी, क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट होकर के सामूहिक प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी आज यहाँ गुटों में बटी हुई है। आज मैं एक उदाहरण आज का केवल बताऊं प्रदेश जी, कि दिल्ली से नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के भोपाल पहुंच रहे हैं
इंदौर पहुंच रहे हैं, ग्वालियर पहुंच रहे हैं, जबलपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गंगा उल्टी बह रही है। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला ये दिल्ली गए। क्यों गए हैं दिल्ली? क्योंकि रार इनकी थम नहीं रही है। लगातार कुर्ता फाड़ने की जो प्रतियोगिता मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बिखरा हुआ है। और पहले इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो चाहे दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते रहा हो या 15 महीने की कमलनाथ सरकार का रहा हो। 2000 अभी जो 18 में चुनाव हुए थे, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1,56,00,000 वोट पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1,55,00,000 वोट मिले थे। हम 1 लाख वोट इनसे ज्यादा थे। वो ठीक बात है कि इनको 6 सीटें हमसे ज्यादा रिपोर्ट आई है मेरे और पास ये राकेश सरकार जी, में मुझे लगा आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। आपके यहाँ पार्टी में रूठे हुए फूफाओं की तादाद बहुत अधिक हो गई है। फूफा मीन्स बागी नेता है। आप अपना घर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, आप कांग्रेस के लिए इतने फिक्रमंद हैं, ये फूफा नहीं मान रहे हैं आपके? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। मैं जिस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं उस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कि कोई नेता एक दूसरे के कहीं टांग खिंचाई कर रहा हो, कोई नेता किसी दूसरे के लोगों को निपटाने का प्रयास कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में इस समय लड़ाई दिख रही है और विशेष तौर पर ऊपर दिल्ली में आज राहुल गांधी और मीडिया के एक बड़े वर्ग का बीच में मानना है स्पष्ट कि दिखाई दे रही बीजेपी अंडर प्रेशर है मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, 2/3 बहुमत के लिए बढ़ रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। ऑलराइट, मैं सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, स्वागत आपका। आप लोग जो क्लेम कर रहे थे कि आपका चुनाव बहुत चढ़ गया और आप 5-0 से चुनाव जीतने जा रही हैं, अभी उस तरह का माहौल तो आपके पक्ष में दिख नहीं रहा। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करती हूं। और अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा के भाई ने बहुत बड़ी मतलब शब्दों का जो प्रयोग देखिए, समायोजन ऐसे करते हैं, लगता है कि बस युद्ध में जा रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा उत्तर देना चाहती हूँ। हमारे अवधि में एक कहावत है ब्रजेश जी, ये लोग जो मध्य प्रदेश को लेके, राजस्थान को लेके जो बातें कहते हैं, हमारे एक कहावत है कि बोलावा न चलावा बहनी आई चेंज के गाँव है। ये लोग ऐसे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे उसमें क्या हो रहा है, इसमें बिना बुलाए हुए मेहमान है कि आते हैं और दिखाते हैं कितना इनको दर्द हो रहा है। जबकि असल बात यह है, जितने वीडियो जो भी आप सब लोगों के पास, कि आप लोग खबर नवीस हैं, आप लोग को पता है, हम कुछ कह दें या राकेश भाई कुछ कह दें, वो सत्य नहीं है। सत्य आपको तभी दिखाई देगा जो तथ्यों के रूप में दिखाई पड़ेगा। इनके पार्टी में क्या चल रहा है, आप जानते हैं ना कि जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, तो उससे आपको मोहब्बत है या तो उससे आपको डर है। मोहब्बत इनको किसी से नहीं है, मोहब्बत तो इनको हो नहीं सकती है। जो डर का साया इन पे जो मंडराता रहता है पूरे टाइम, कि इनका खाना तक नहीं पचता है कांग्रेस का नाम लिए बिना। हम जानते हैं कि जनता के बीच दुश्मन है तो आपको क्यों नहीं फिक्र करेंगे? बिल्कुल है, जिससे दुश्मनी उससे करना चाहिए, आपके पॉलिटिकल एनिमी है। आप जानते हैं ना ब्रजेश जी, दुश्मनी में भी मोहब्बत होती है भाई, उससे आगे बढ़ने की कोशिश होती है। यहाँ दुश्मनी भी नहीं है। वो जमाना गया जब कोई जमाना इस तरह की बात, मोहब्बत वाली बात में ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि जो कहावत है वो बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ताओं पे और भाजपा के नेताओं पे लागू होती है। जहाँ जो इन्हें आप भी अपनी पार्टी में बगावत रोक नहीं पा रही हैं। देखिए, आपके यहाँ भी रूठे हुए फूफाओं की तादाद बहुत अधिक है। मैं दोनों को लेके बैठा हूँ, क्लेम करोगे सबका नाम बताऊंगा। मैं बताती हूँ जी। जो रूठे हुए फूफा है, अभी आपने देखा होगा ना कि इनके फूफा लोग कहाँ से फूफा करते हुए कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ त्याग पत्र दे रहे हैं। तो मैं उन फूफा, देखिए हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाले हमारे प्रवक्ता जो राकेश भाई कह रहे थे, आपने देखा था सरकार कैसे इनके कब्जे में आई थी। लोकतंत्र का जो मजाक बनाया था इन लोगों ने, उस पे कैसे ये अब मुझे एक राजनीतिक जवाब आपसे ये चाहिए कि सपा और बसपा यानी एसपी और बीएसपी मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ रहे हैं, आपके भी खिलाफ लड़ रहे हैं जी। ये स्थिति आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने शिवसेना का देखा होगा, आप जानते हैं शिवसेना जब महाराष्ट्र में है, तो जब गठबंधन में होने के बाद भी महाराष्ट्र में चुनाव जब भी हुए हैं, भाजपा और शिवसेना हमेशा अलग होकर लड़ी है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब आप राज्यों की बात करते हैं, गठबंधन में सारी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं, किसी ने कहीं पे कोई विलय नहीं किया हुआ है कहीं आप भी। मुझे बताइए, सपा बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं जी, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ द डे वो किसके वोट पा रहे हैं? एंटी बीजेपी वोट पा रहे हैं। देखिए ये स्थिति राकेश त्रिपाठी के लिए सुटेबल है कि सपा बसपा अच्छे से चुनाव लड़ें? नहीं, देखिए बल्कि मदद करेंगे, बताएंगे कि यहाँ भी जनसंपर्क कराओ, नहीं, इस मोहल्ले में भी चले जाओ। देखिए, अगर सही देखा जाए तो सारे तो वो जो भी मतदान जो हो रहे हैं, जो भी वोट परसेंटाइल है, वो सारा कांग्रेस का ही था। अगर बात बहुत पहले की आप बात करेंगे तो सारे वोट तो वहीं से कटे हुए हैं। यहाँ पे जो मुख्य बात है, मिलकर लड़ते तो कैसा होता है?
मिलकर लड़ते या न लड़ते, देखिए मैं कभी भी संगठन से इतर कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगी जो हमारे गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि बहुत बोल देना और फिर उसकी भरपाई न कर पाना ये एक अलग बात होती है। ये जो आप मुझे बता रही हैं, क्या आपके अध्यक्ष को भी ये चर्चा करती हैं आप? नहीं, अध्यक्ष जी जाहिर सी बात है ऐसा कोई बात नहीं करते हैं जो कि हमारे गठबंधन के लिए नुकसान वो तो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा कर रहे नहीं, नहीं, हैं नहीं, जिससे बिल्कुल शरद सरवण की पार्टी डिस्टर्ब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ऑल राइट। कर्नल शरद सरवण, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो मध्य प्रदेश में तो आप ठीक ठाक कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा तो राकेश त्रिपाठी की पार्टी को हो रहा है। ब्रजेश जी, पहले तो बहुत बहुत आपका आभार, आपके पटल पे आके हमें अपनी आवाज़ देने का मौका मिला। आज सरदार पटेल को और आचार्य नरेंद्र देव को याद करने का वक्त है। किसी ने देश जोड़ा, किसी ने देश को समाजवाद सिखाया। ऐसी महान आत्माओं की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपके पटल पे आया हूँ। पुनः आभार। एक आभार मैं आदरणीय मोदी जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि हवाई जहाज़ का फ्यूल जो है, हमारे यहाँ जो फ्यूल होता है उसमें सबसे महंगा फ्यूल माना जाता है। आजकल मोदी जी वो फ्यूल, सरकारी तेल बहुत बचा रहे हैं हवाई जहाज़ का। ना मिज़ोरम जा रहे हैं, ना मणिपुर जा रहे हैं, ना मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ना छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। थोड़ा इजराइल वाला रुकने तो दो जी। और मुझे कुछ दलों से बहुत सख्त आपत्ति है कि वो बार बार कह रहे हैं मोदी जी का जादू इस बार चल नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रहे हैं। मेरा अपना मानना है देश की हालत बहुत ख़राब है, बेरोजगारी है, लोगों को खाने के लाले पीले हैं, बहुत महंगाई है, और फौज के भर्ती होने वाले हजारों बच्चे सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ आंदोलन चला रहे हैं। बिहार से बच्चे चल रहे हैं अग्निवीर के, वो कह रहे हैं कि हमारी भर्ती हो गई, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली। बिहार से चले हुए हैं, अभी यूपी में आएंगे, आपको थोड़े दिन बाद जब थोड़ी उनकी संख्या बढ़ेगी तो आपको दिखेगा। तो मैं आदरणीय मोदी जी का आभार करना चाहूँगा। आजकल वो किसी आश्रम में शायद जा रहे हैं, 2 बार गुजरात जा चुके हैं, आज दोपहर में भी शायद गुजरात से निकल के दिल्ली वापस गए। तो मध्य मैं प्रदेश, आपसे सवाल, मेरा दूसरा था सवाल ये है कि अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे किसको फायदा हो रहा है? फायदा और नुकसान तो तय करना जनता का काम है ब्रजेश जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी पार्टी का मुख्य ध्येय समाजवाद है। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और पिछले 7-8 दशकों के तो बावजूद भैया इस देश शरद जी, में कांग्रेस कौन सा सामंतवाद की बात कर रही है? नहीं, लेकिन हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा नैसर्गिक हक है कि हम अपना बढ़ोतरी करें, अपने दल की आवाज़ बनाएं, और जिस जनमानस की कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है और आदिवासी ये आजकल आपको उनकी उकसाया आवाज़ जा हम रहा ऊंची है, करना चाहते हैं। एक दल विशेष के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, आप लोग को एहसास है इसका? अब ये तो देखिए, उनके दल की अपनी समस्याएं हैं, अच्छा, उनको देखना पड़ेगा, अपने संगठन को और अपने पदाधिकारियों को। क्या तो अपने देखना दल की- पड़ेगा? आप क्या मशविरा दे रहे हो उनको? मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे दल में ऐसी अनुशासनहीनता और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसके प्रति हम बहुत मर्म और जिम्मेदारी से काम करते हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से संगठन में काम करते हैं, और जब भी हमारी फ्रेंडली बातें होंगी, जिस पटल पे भी होंगे, तो ये सुझाव और रखे आप जाएंगे। आहत हैं इस बात से कि लगातार यूपी में कांग्रेस आपकी पार्टी को टारगेट करती है? हम थोड़ा बड़े पेडिस्टल पे खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे हैं ब्रजेश जी। हम ये देख रहे हैं कि जो मांग हमारी रही हैं, अभी और भी दल उन मांगों को उठाने लगे हैं। लोग जातिवार जनगणना की बात करने लगे हैं, सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं। इसके लिए तो कांग्रेस एग्रीड है। जो मैं भी तो दल- कह रहा हूँ पॉलिटिकल आप लोगों में सहमति की बात। जी, हम सहमत हैं, इंडिया गठबंधन में सब साथ हैं। और जहां तक राज्यों की बात है, वो और ये जो पूरा- रोज चिढ़ा रहे हैं, इसका क्या करें? वो जो रात के 1:30 बजे तक जो बैठक हुई है वहां पर, और उसके बाद जो फैसले बदले हैं, उस पर हम लोग बहुत पहले चर्चाएं कर चुके हैं। हम उसको पीछे छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो 2-3 दशकों से वहां काम कर रहे हैं, उनके मान सम्मान और यहाँ हमारे संघर्ष को दोस्त संभालना लड्डू हमारी उड्डू बांट के जिम्मेवारी है। बैठे हैं और आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे साथ अरुण दीक्षित जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सर बताइए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैंने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी, जी, और पिछली बार भाजपा के प्रवक्ता तो बहुत नाराज हो गए थे आपके शो में। जी, उन्हें लगा था कि मैंने ऐसा बोल दिया, जबकि वही सच था। अब पहले शुरू करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। उन्होंने पूरी बात की आपसे, आपने उनकी बात सुनी। क्या उन्होंने शिवराज सिंह का नाम लिया? नहीं लिया सर। हाँ, जो व्यक्ति करीब करीब 17 साल मुख्यमंत्री रहा,
उसकी हालत यह है कि भाजपा के प्रवक्ता जो 6 महीने पहले तक शिवराज सिंह के आगे पीछे थे, आज उनका नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसे उसमें गुजर रहा है कि आप समझिए कि पहले गवर्नर रूल होता था, आज मध्य प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका में है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से चीजें संभाल चुका है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी निगरानी कर रहे हैं और 2 मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव यहां पर बैठे हुए। जो बात कोई नहीं कर पा रहा है वो ये लोग कर रहे हैं। प्रदेश की इकाई को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है, कहीं कुछ नहीं है। केंद्रीय भूमिका इन्हीं लोगों की है जो फैसले करते हैं। अब दूसरी बात जो कही आपने फूफाओं वाली, तो आप समझिए कि गृह मंत्री जो इस देश के कार्मिक मामलों के भी मंत्री हैं, वो 3 दिन मध्य प्रदेश में थे और जो वो बातें कह के गए हैं ब्रजेश जी, वो लोकतांत्रिक देश में 42 साल के जर्नलिज्म में पहली बार किसी केंद्रीय गृह मंत्री के श्रीमुख से निकल के बातें आई हैं। पहले उन्होंने कहा कि अफसर कमल का ध्यान रखें वरना उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा, शिवराज सिंह की मौजूदगी में कह के गए। दूसरी बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही कि आचार संहिता की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही फूफाओं को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। और चौथी बात उन्होंने कही कि जो बीएसपी, एसपी और दूसरे दलों के लोग हैं उनकी मदद कीजिए। ये बातें अपनी बैठकों में श्री अमित शाह जी कह के गए। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि मध्य प्रदेश जो बीजेपी की नर्सरी था, संघ की नर्सरी था, मैं 30 साल से देख रहा हूं, यहां से उठी है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक जमाने में सब लोग जुड़े रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वहीं के थे। आज स्थिति यह है कि बीजेपी का पूरा संगठन, और सरकार तो कहने को चुनाव आयोग का आचार संहिता है तो वो नहीं है, लेकिन संगठन पूरी तरह से अमित जी की निगरानी में और वैष्णव और यादव की सदारत में चल रहा है। रही बात, अब आप देखिए पिछले चुनाव की, बहुत विस्तार से जो राकेश त्रिपाठी जी ने 2/3 बहुमत की बात कही, ये सही है कि पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी थी। आप आंकड़ा देखें तो 10 सीटें 1000 वोट से कम में हारे थे और उनमें भी 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, 3 बीजेपी जीती थी। अगर वो 7 सीटें बीजेपी जीत जाती तो सिर्फ 4500, उससे भी कम वोट का अंतर है, तो सरकार बीजेपी की बनती, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मतदाता का फैसला है। 121 वोट से लेके और 900 वोट तक। और सर कांग्रेस में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? मैं उसी पर आ रहा हूं। उसने के बाद 114 सीटें आई और 109 सीटें आई। 15 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी ससुराल गुजरात में है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अपने अलग अलग कारण थे, अब राजनीतिक फैसले हैं। उनकी दादी ने बीजेपी की स्थापना कराई थी, उनका पुश्तैनी रिश्ता बीजेपी से था, वो गए, उनके साथ 22 विधायक गए थे। 6 विधायक वो थे जो कांग्रेस के जो दूसरे गुटों से वो भी गए। 28 करीब चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने उतनी सीटें जीत ली जितना उसे बहुमत मिल जाए। कांग्रेस उसके बाद, उस वक्त भी फरवरी 2020 से लेकर अभी तक, कांग्रेस में तब भी मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। उसके बाद के हालात ऐसे रहे हैं पिछले 3 साल में, कांग्रेस पहले बिखरी रही और आज वास्तविकता यह है कि अगर तैयारी की दृष्टि से मैं बात करूं तो बीजेपी इतनी साधन संपन्न है कि 100 में 80 नंबर उसके पास है पूरी तरह से। जो अभी शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी कहाँ हैं, वो उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि मोदी जी मध्य प्रदेश लगातार आ रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहे हैं। 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, अब फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 तारीख को आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने टेक ओवर कर रखा है पूरी तरह से। वो ये चाहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व, यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी का नाम नहीं। सर थोड़ा सा समअप करें सर, थोड़ा वक्त की भी कमी है, हमें कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करें। कांग्रेस की हालत यह है इस वक्त कि अंतिम समय तक कांग्रेस युद्ध के लिए तैयार नहीं दिख रही है।
कांग्रेस के जो बुजुर्ग दो नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ये पता नहीं लगता, क्योंकि सार्वजनिक रूप से आपस में मंच पर कपड़े फाड़ने की बातें हुई हैं। तो आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतनी तैयार दिख नहीं रही है हम लोगों को जितनी उसे तैयार, क्योंकि 15 दिन का समय बचा है और अभी तक जमीन पर कांग्रेस पूरी तरह नहीं आ पाई है। कांग्रेस की गुटबाजी ब्रजेश जी पहले जैसी है, और आप याद करिए कि 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं लौटी, जब नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस को आखिरी कभी मुख्यमंत्री विपक्ष थे। की जरूरत नहीं पड़ती है सर, उनके यहाँ एक परमानेंट विपक्ष उनके यहाँ रहता मैं है। वही कहने जा रहा था कि किसी और की नहीं, कांग्रेस कमजोर है, जनता कांग्रेस का साथ दे रही है, ये इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया आपका सर, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के बहुत दूसरे नाराज चरण में मैं आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। सर सुजीत ठाकुर हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं राजनीतिक मामलों के और इन 5 राज्यों पर अपना फोकस किए हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सर हमें बताइए कि इन 5 राज्यों में विशेष तौर पर राजस्थान और तेलंगाना में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो बातें हुई हैं मैं उस पर एक करना चाहूँगा कि तीनों जो राज्य हैं जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की रणनीति में एक जो बेसिक डिफरेंस आया है और उसकी वजह है वो ये है कि कांग्रेस जहां इन तीनों राज्यों को लीडर सेंट्रिक करके लड़ रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इसको ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक करके लड़ रही है। वहाँ पर कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं। भाजपा ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि इनके पास तीनों पूर्व मुख्यमंत्री, माफ करिएगा 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 वर्तमान मुख्यमंत्री सत्ता में है, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा की जो अंदरूनी चर्चा हुई, जो सीईसी की मीटिंग होती है, जो कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, और जिस समय में ये हो रहा था कि लीडर प्रोजेक्ट करके लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए, उस समय यह बात आई थी, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था शिवराज सिंह चौहान को कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद भी हम पिछला चुनाव हार गए थे वहाँ पर। चूंकि वोट परसेंट हमारा कांग्रेस से ज़्यादा था, लेकिन कांग्रेस हमसे कुछ सीटें ज़्यादा जीत चुकी थी, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश का हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारा स्ट्रांग है तो लीडर सेंट्रिक करने की जरूरत नहीं है, खास करके तब जब मोदी जी खुद ही एक सेंट्रल लीडरशिप है। और जैसा अरुण जी अभी कह रहे थे कि सारा चीज़ जो सेंट्रलाइज्ड है बीजेपी में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तीनों के केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्देश आते हैं उसी का पालन किया जाता है। राजस्थान में भी यही स्थिति है। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की सरकार आती रही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर वसुंधरा राजे सिंधिया रहती थी, जो इस बार डिक्लेयर नहीं है। क्या कारण है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को थोड़ा पीछे रख रही है? उसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा बहुत ही स्पष्ट इसका कारण मुझे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के नाम पे सिर्फ एक नेतृत्व मानती है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व है। बाकी आप लगातार अगर देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दे तो बाकी जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, वहाँ जो भी एस्टेब्लिश लीडर थे, चाहे वो रघुवर दास कुछ चेंज किया गया, बनाया गया वहाँ पर अर्जुन मुंडा की जगह, या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बनाया गया, या उत्तराखंड में धामी जी को बनाया गया, हिमाचल में भी यही जयराम ठाकुर जैसे छोटे छोटे जो जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं उस तरह का है पॉलिटिकल सिनारियो में, वो इसलिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को भाजपा हमेशा जोड़ के देखती रहती है। उसका असली टारगेट रहता है लोकसभा चुनाव में आना, और जब भी स्टेट में कोई एस्टैब्लिश लीडरशिप होगा। सर तेलंगाना से क्या खबरें हैं? बीच में मैंने मीडिया रिपोर्ट्स और जो कई संपादक हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, मैंने उनसे बात की और लोगों के ओपिनियन समझने की कोशिश की। बीआरएस को पहली बार थोड़ा मुकाबला मिल रहा है चंद्रशेखर राव को, वो भी कांग्रेस से। बीजेपी वहाँ कुछ करिश्माई प्रदर्शन करने की स्थिति में क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है उनको तेलंगाना में? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है, पिछले साल 2022 में सितंबर महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में की थी। उस कार्यकारिणी के मतलब था कि भाजपा ने अल्टरनेट के रूप में अपने आप को तेलंगाना में प्रस्तुत करना शुरू किया था। इन्होंने हर कार्यकर्ता को हर विधानसभा में 2-2 दिन का उन्होंने की ड्यूटी लगाई थी और लगातार वहां पर ये जा रहे थे। जब नगर निगम का हैदराबाद बृहत्तर नगर निगम का चुनाव हुआ तो खुद अमित शाह जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे, पर्ची बांट रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम यहाँ पर कर सकते हैं।
लेकिन जैसे ही कर्नाटक चुनाव हारे उसके बाद भाजपा पता नहीं किस तरह से डिमोरलाइज हुई कि उन्होंने तेलंगाना को एक तरीके से छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बीआरएस के खिलाफ, उस समय टीआरएस अब बीआरएस हो गई है, के खिलाफ जो माहौल खड़ा किया था और जो भी एंटी इनकम्बेंसी वोट थे जिसको अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया था, जो पब्लिक मान रही थी कि बीजेपी इनका अल्टरनेट, बीआरएस का अल्टरनेट बन सकती है, वो सारा मेहनत करके थाली सजा करके उन्होंने कांग्रेस को दे दी। और कांग्रेस के जो रेवंत रेड्डी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ के, वो बहुत ही पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और समाज में अपनी ताकत रखने वाले हैं। और पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी कांग्रेस, अगर आप कहें कि वहाँ पर रेवंत रेड्डी के भरोसे ही है, वही लीडर सेंट्रिक बात वहाँ पर भी है। क्योंकि के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी जमा है वहाँ पर। भाजपा ने परिवारवाद और भाजपा क्यों चाहेगी कि कांग्रेस वहाँ अच्छी पोजीशन पे आए? बेटर यह कि बीजेपी साइलेंट होगी तो केसीआर को फायदा हो जाएगा। तो बीजेपी तो वहाँ चुप रहेगी तो फायदे में है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही लगा कि कांग्रेस अब मजबूत हो रही है, उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी केजरीवाल को ईडी नोटिस गया है, वो किस शराब घोटाले में, वो क्या के कविता भी उसमें थी, के कविता को नोटिस नहीं गया। कविता के मामले में कविता को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, तो कोई पूछ नहीं। तो भाजपा ने तो चुप्पी साध ली इसी को देखते हुए कि भाई हमारा एग्जैक्टली। सुजीत जी, मेरे लिए बेटर है। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या खबरें हैं आपके पास इन 5 राज्यों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम से? देखिए, जो इसमें 4 बड़े राज्य हैं उसमें खाली एक राज्य रहा मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है। बाकी 2 में कांग्रेस थी, एक जगह पर टीआरएस थी। मिजोरम एक छोटा स्टेट है, वहां पर सरकार किसकी बनती है ज़्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन जो कर्नाटक की जीत के बाद विपक्ष को जो संजीवनी और उत्साह मिला था, उस टेम्पो को बनाए रखने में जो कांग्रेस की भूमिका थी वो अब धीरे धीरे नाकाम साबित हो रही है और वो डाउन हो रहा है। कर्नाटक की जीत के बाद ये मैसेज गया कि बीजेपी को हराया जा सकता है, एक बड़ा गठबंधन बनाया गया इंडिया के नाम पर, और बाद में कहा गया कि ये खाली लोकसभा तक सीमित है, विधानसभा में इसकी उपयोगिता नहीं। तो जो एक माहौल बना उसमें कांग्रेस ने खुद ही मट्ठा डाल दिया। जब आप अपने सहयोगियों और साथियों को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में बीजेपी को हराना बहुत कठिन काम है। जो राकेश त्रिपाठी बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी खुलेआम हार रही थी, उसने मेकअप कर लिया। 114 रुपये पेट्रोल बेच कर भी आज भाजपा वहाँ सत्ता में दोबारा लौटने की कोशिश कर रही है। त्रिपाठी जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग, इनकी मेहनत कामयाब होगी। और दूसरा, ब्रजेश जी देखो, नोट बांट के वोट लेने की व्यवस्था बहुत पुरानी है हमारे समाज में, और जिसके पास हमेशा दम दिहाड़ी रहा, पैसा कौड़ी रहा, वो चुनाव मजबूती से लड़ा। चुनाव तो हमेशा संसाधनों का है। तो इस देश में लोकसभा या विधानसभा जो चुनाव होता है, बीजेपी के पास नेताओं की भी फौज है और संसाधनों की भी कमी नहीं है। तो ये चीज़ों को अगर एकजुट रहती कांग्रेस तो ज़्यादा बेहतर मुकाबला कर सकती थी। लेकिन अब देखिए क्या होता है। 5 राज्यों के चुनाव इस देश की दिशा को तय करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैसेज देंगे, एक रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ब्रजेश जी, मायावती, अखिलेश यादव, लोकदल मध्य प्रदेश और राजस्थान में यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं ना कि हम भी लड़ाएंगे, 30-35 सीट लड़ जाएं, महान दल से गठबंधन कर लिया, मायावती भी लड़ाए। जीते के बाद भले इनके विधायक सब भाग जाते सत्ता के साथ, लेकिन आज तो नुकसान सब इंडिया गठबंधन का हो रहा है। अब वहाँ पर इनको ये बात समझनी चाहिए थी। तो जो गठबंधन कांग्रेस की ताकत बन सकता था, वो उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ये लगता है कि भाजपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीत सकती है,
क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस में गुटबाजी रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत उसकी लोग बताते हैं कि निश्चित है, दोबारा सरकार बनेगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बना सकती है, जैसा कि लोग बताते। अब आगे बात आती है उत्तर प्रदेश की कि जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने ही साथियों पर वार कर रही है। अपने प्रदेश अध्यक्ष को वो रोकती नहीं है। वो भाजपा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। ये चीज़ें बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपस में लड़ मरो कट मरो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो निपटने वाली बात है, अगर किसी बड़ी पार्टी से बड़े काम के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को त्यागना पड़ता है लड़ने के लिए, तो ये जो रास्ते चल रहे हैं एक दूसरे के लिए जहर भरे, इसको रोकें। अन्यथा ये साफ है कि भाजपा लोकसभा की तैयारी में तो है ही है। अगर वो 2 स्टेट में हिंदी भाषी में जीत लेती है तो भी उसकी तो बड़ी जीत होगी, क्योंकि उसके पास तो एक ही राज्य है। अगर 4 बड़े राज्यों में आप देखें तो ये चुनाव कांग्रेस तो अपने आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर फैसले गलत हुए, अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पाई। आगे उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत जाते हैं अच्छे मार्जिन से, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में देखिएगा, फिर तो वो शायद कहेगा हम अकेले लड़ेंगे, हमें और दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें नेताओं के सलाहकार होते हैं, वो अलग अलग राय देते हैं। लेकिन एक बात आज कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने जब जब गठबंधन किया, लगभग सबसे हर बार नुकसान उसी का हुआ। पर कभी मायावती के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। अगर समाजवादी अकेले लड़ी होती तो उससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहती। अब ये लोकसभा में आगे देखा जाएगा। बहरहाल एक गठबंधन में रह के दोस्ती का सम्मान न कर पाने पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। और वैसे ये सोच लो, अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दूसरा दर न मिलेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आजकल मध्य प्रदेश के लंबे प्रवास पर हैं और वहाँ की राजधानी भोपाल से हमारे साथ कनेक्ट हैं। अरुण दीक्षित जी की बात आपने उम्मीद करता हूँ सुनी हो कि उन्होंने ग्राउंड से रिपोर्ट दी और बताया कि आपकी क्या हालत है और आप अपने 17 साल के मुख्यमंत्री को जो इस वक्त हैं उनको लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने से डर रहे हैं। क्यों? ब्रजेश जी, हर चुनाव की, हर राज्य की भिन्न पृष्ठभूमि होती है और पार्टी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के निर्णय करके चुनाव लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के साथ इस बार चुनाव लड़ना तय किया और सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो शख्स है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के तमगे से निकाल करके विकसित राज्य में आज ला करके खड़ा किया है। 44,000 किलोमीटर सड़कें जहां हुआ करती थी, आज वहां 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। आप याद करिए, बीएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था। बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली सड़क पानी। ये बात दीक्षित जी भी अच्छे तरह से जानते हैं कि आज बिजली सड़क पानी के मामले में मध्य प्रदेश ने अपने आप को कितना बेहतर किया है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की। तो क्या कारण है कि फिर उनको, अब जब इतनी तारीफ आप कर रहे हो तो बता दो कि चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट वही हैं या बीजेपी जीतेगी तो चौहान साहब चीफ मिनिस्टर? नहीं, इसको लेकर के मुझे लगता है कि फैसला पार्टी के नेतृत्व पर और विधायक दल की बैठक पर छोड़ना चाहिए। यही बात तो वो कह रहे हैं दीक्षित जी कि उनको क्यों किनारे लगा रखा है? नहीं, बिल्कुल किसी भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग रणनीति अलग अलग राज्यों में रहती है। मैंने इस बात को पहले ही कहा कि अलग राज्यों में अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व है। क्या इस बात पर आपत्ति शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी की क्या, या किसी ने दावा पेश किया क्या? आज नकुल नाथ ने यह घोषित कर दिया कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ लेंगे। ये मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी में इस प्रकार का चलन है कि बेटा तय कर देगा मेरा पिताजी बनेंगे, बाप तय कर देगा कि मेरा बेटा छिंदवाड़ा की सीटें घोषित करेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा, संवैधानिक व्यवस्था पर कुछ तो गलती हुई होगी शिवराज सिंह चौहान से, जिनके कारण आप उनके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। गलती का मसला ही नहीं है। मैंने तो उपलब्धियां बताई
कि शिवराज सिंह चौहान जी के कारण आज लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी ने आज मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो में जो गिरावट थी उसको आज अफर्मेटिव लोकल लीडरशिप को आपने किनारे लगा दिया है। ये दूसरा आरोप है कि स्थानीय नेतृत्व को आपने घर बिठा रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। मैं एक उदाहरण देकर के और कह रहा हूं, दीक्षित जी इस बात को ठीक ढंग से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए स्थानीय नेता नहीं है। इस समय कांग्रेस ने बाहर से बुला करके प्रवक्ताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मध्य प्रदेश में हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं ब्रजेश जी। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं यहाँ बैक ऑफिस में बैठ करके, लेकिन कांग्रेस के पास स्पेस नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। आज 5 नेताओं के नाम पूछ लीजिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस में, तो अकाल पड़ा हुआ है। वही दिग्विजय और कमलनाथ के अलावा तीसरा कोई नेता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 8 तो भैया डिबेट के लिए भी तो देखो आप ही आ रहे हो ना, एमपी के प्रवक्ता कहाँ आ रहे हैं? जिसको फोन जाता है वो कहता है राकेश त्रिपाठी को बुला लो। एमपी के लोकल बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ डिबेट में आ रहे हैं? राकेश त्रिपाठी बोल रहे हैं। देखिए आप एमपी के लोकल प्रवक्ताओं को कहेंगे तो एक पूरी मैं कहा 2-3 लोगों को कहलवाया, सबने कहा भाई त्रिपाठी जी को बुलाओ, एमपी में वही है, एमपी में त्रिपाठी जी चल रहे हैं, उनको बुलाइए। आपका अनुराग मेरे प्रति है, आपने इसलिए बुलाया, मैं आपके पास आ गया। वास्तविकता में मध्य प्रदेश के विषयों को मध्य प्रदेश के नेताओं के द्वारा उठाया जाना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस के पास यहाँ नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस ठीक है। अरुण दीक्षित जी जिज्ञासु हैं और इस मसले पर तुरंत अपनी कुछ ओपिनियन आपके सामने अरुण दीक्षित रखना चाहते हैं। दीक्षित जी आप बोलें। मुझे राकेश जी से सिर्फ ये पूछना है, बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, इसके आगे कोई नहीं है क्या? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहाँ हैं? नड्डा जी जो आपके अध्यक्ष हैं वो कहाँ हैं? ऐसा है केंद्रीय मेरी एक बारी बोल लीजिए त्रिपाठी जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, त्रिपाठी जी मैं दूंगा। सवाल ये नहीं है, नहीं केंद्रीय नेतृत्व की बात में, सामूहिक नेतृत्व की बात में 2 व्यक्तियों तक सिमट गया है। तो ये बात सामूहिक नेतृत्व की है ही नहीं, क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी के मन में मध्य प्रदेश, सारी योजनाएं, सारी चीजें मध्य प्रदेश मोदी केंद्रित। क्या बढ़िया तुकबंदी है सर, मोदी मन मध्य प्रदेश, बढ़िया तुकबंदी है सर। नहीं ब्रजेश जी, सामूहिक नेतृत्व होता तो आप भी जानते हैं कितना बड़ा नेतृत्व है बीजेपी में, लेकिन यहाँ 2 ही लोग हैं। दूसरी बात जो कही आपने, जो कह रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि बीजेपी, मैं मानता हूं, मैं पहले भी मैंने कहा कि शक्ति संपन्न है, काफी ताकत से है, और पूरे राकेश जी आके बैठे हुए हैं, बाकी सब राज्यों से लोग आए थे, 230 एमएलए आके सर्वे करके गए, संघ है, सब है, इस ताकत में आगे। कांग्रेस कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, ना कांग्रेस के पास पैसा है और ना कांग्रेस के पास उतने नेता हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि बीजेपी 2 चेहरों से आगे नहीं बढ़ रही है जी। जिन मुद्दों पर, जिन वजह से, राकेश जी नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं शिवराज जी ने अच्छा शासन किया, लेकिन ऐतिहासिक घोटाले हुए हैं उनके नेतृत्व में, व्यापम से लेकर और पटवारी भर्ती तक बहुत बड़ी सूची है। तो इसको किनारे, उनकी उपलब्धियां अपने आप कम हो गई और उनको ढकने के लिए सारा आवरण नरेंद्र मोदी जी ने। दीक्षित जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं राकेश त्रिपाठी कुछ जवाब देंगे। त्रिपाठी जी मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मैं बहुत आदर के साथ अरुण जी को याद दिलाऊं कि कल ही राजनाथ सिंह जी इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे और वहां भाषण कर रहे थे, और 2 तारीख को 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम रीवा संभाग में लगा हुआ है। तो पार्टी दीक्षित जी की चिंता यह है कि आप शिवराज जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरी चिंता यह भी है कि बाकी नेता कहाँ हैं? हाँ, अगर इनकी 2 चिंताओं और जिज्ञासाओं का आपको समुचित समाधान करना चाहिए त्रिपाठी, क्योंकि मैंने अटल जी की भाजपा को करीब से देखा है। त्रिपाठी जी, इनकी चिंताओं और शंकाओं दोनों का समाधान आप करिए, बताइए। नहीं, देखिए इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। हमारे पर वो एसेट है, इस नाते हम नरेंद्र मोदी जी आज 9 वर्ष के शासनकाल में 38 बार मध्य प्रदेश आए हैं, 1,17,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को सौगात दी है। 10 वर्षों के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी केवल 3 बार मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश को उन्होंने केवल 14,000 करोड़ रुपए दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश को मोदी जी ने ज्यादा दिया है, तो मध्य प्रदेश के लोगों का। सुधा मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, अभी राहुल और प्रियंका के मन में क्या है ये नहीं वो लोग बोल रहे हैं क्या? देखिए खोज के लाए,
मोदी के दोनों मन में मतभेद नहीं, मध्य मतभेद है बहुत प्रदेश। मजबूत। देखिए बोलिए। वो मन की तो बात करते हैं, उनको किसी से सुननी है नहीं, वो मन की बात करते हैं और पिछले 9-10 सालों से कर रहे हैं, तो मन की तो बात कर रहे हैं, तो मन में ही है, उनके कर्म में कुछ भी नहीं है। अभी हमारे राकेश भाई बड़ी बड़ी बातें कि कोई किसी का पिता कह देता है, कोई किसी का बेटा कह देता है। मोदी जी 2047 की बात कर सकते हैं, तब का विजन देख सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके यहाँ इनके पास शक्ति है, संसाधन है, ईडी है, सीबीआई है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लोकतंत्र का पतन कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में इतनी बार आए, मणिपुर में कितनी बार गए, मिजोरम में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो क्या भारत के समस्त राज्यों में से मध्य प्रदेश ही आपके मन में है, बाकी को आपने छोड़ दिया है? ऐसी बातें करने के पहले कम से कम इस बात का जवाब स्वयं को सोचना चाहिए आपको। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि शब्दों का ऐसा प्रयोग आप लोग करते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा बस क्यों है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मतलब कांग्रेस? देखिए, हर राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं ना योगी जी हैं, हम कहेंगे तो अपने अजय राय जी की बात आप करेंगे। कह रही मैडम, आप बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि हर राज्य में हर राज्य का एक चेहरा हर पार्टी का होता है। तो अगर भाजपा को इसको, चूंकि इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं है, इनका नगर निगम से लेके चुनाव पंचायत से लेके जितने चुनाव होते हैं सब में मोदी जी रहते हैं, तो इनके पास कोई और चेहरे हैं नहीं, हमारे पास हर राज्य में चेहरे हैं। शरद चरण जी, क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे? जी निश्चित जाएंगे, और वो कई बार पहले भी जा चुके हैं। इसमें एक भौगोलिक संरचना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं बड़ा परिक्षेत्र पूरे बुंदेलखंड से आता है, चंबल का जो खंड है। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के नेता लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, मध्य प्रदेश के नेता बुंदेलखंड के क्षेत्र में आके काम करते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं उसको बॉर्डरिंग लाइन को उस तरीके से नहीं मानते। हमारा मोटा जो मुद्दा है, लगातार हम बात कहते आ रहे हैं, हम जातिवार जनगणना के माध्यम से दबे कुचले समाज को अधिकार और मौका देना चाहते हैं, और जिनकी बड़े दल आवाज़ नहीं उठाना चाहते, हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, ताकि कम से कम एक पटल मिले, अपने अधिकारों की वो मांग रख सकें, और उसी मांग के नाम पर हम वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी की जो बातों में बहुत डाइकोटमी है कि वो कभी उत्तर दिशा हो जाते हैं, कभी दक्षिण दिशा हो जाते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 17 साल से शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में इतना सारा काम किया है, और दूसरी तरफ चारों तरफ बीएसपी कर दिया उन्होंने। जी, हर तरफ बीएसपी, मतलब सारा काम शिवराज चौहान जी ने किया है, और शिवराज चौहान जी मंच से ये जनता से बोल रहे हैं कि कोई जुगाड़ बना दो कि साहब हमारी प्रत्याशिता जो मुख्यमंत्री की है उसको बरकरार रख लें। और उनका गुस्सा यहां तक गया है कि उन्होंने उसी जनमानस से ये पूछ लिया है कि क्या मैंने काम किया है कि नहीं, अगर मैंने काम किया है तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप लोग कितनी सीट पे वहां लड़ रहे हो? हम तो देखिए संघर्षशील हैं, और हमारे पार्टी के हित में कहीं ना कहीं ईश्वर ने यही लिखा है कि हम दबे कुचलों के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं सुजीत ठाकुर जी को संघर्ष, थैंक यू। सुजीत ठाकुर जी, आप मुझे बताइए। जी, मैं सर टाइम दूंगा सर। सुजीत जी बोलने सर। दीक्षित जी आता हूं आपके पास। सुजीत जी, आप मुझे बताइए कि ये राजस्थान, मिजोरम और ये छत्तीसगढ़, बड़ी मिस्ट्री है छत्तीसगढ़। पहला इलेक्शन वहीं पे 7 तारीख को पहले चरण की वहाँ वोटिंग है, तो वहाँ तो अब तस्वीर सामने आ रही होगी कि क्या चल क्या रहा है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वहाँ पर पिछला चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वो एक बड़ी हार थी। वो मध्य प्रदेश जैसी हार नहीं थी कि नेक टू नेक फाइट नहीं था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। दूसरी बात है कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाजपा मजबूत नहीं है। लीडरशिप वहाँ पर उन्होंने डेवलप होने नहीं दिया, ये डेवलप हो नहीं पाई, लीडरशिप वहाँ है नहीं। तो वहाँ पर जो आंकड़े हैं, जो डेटा हैं, और जिस क्या डॉक्टर रमन सिंह पर्याप्त नहीं है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो क्या लीडरशिप में काउंट नहीं होंगे? नहीं, ऑफकोर्स लीडरशिप काउंट तब होता अगर वो 5 साल वो संघर्ष करते हुए दिख रहे होते। ये चुनाव में उनको टिकट मिला और उसके बाद उनका नॉमिनेशन करने के लिए अमित शाह गए तो वो चर्चा में आए। बाकी वो 5 साल तक नहीं थे वहाँ लड़ाई में। वहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम हो रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर रहे थे, जो भी काम वहाँ पर हो रहा हो। उसके बाद इन्होंने संघ से लोगों को भेजा, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर गए, ओम माथुर वहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाए गए, वो सब सारा चीज़ देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है।
हालांकि पहले से बेहतर कुछ सीटें ला सकती है, लेकिन सरकार बना ले इस तरह के सीन आंकड़े तो कम से कम नहीं बताते हैं। जी शुक्रिया आपका सुजीत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीक्षित जी आप कुछ कह रहे थे सर, मेरे पास मैं 25 ये कह सेकंड रहा बचे हैं था, सर। जो जिस मुद्दे पर अपनी बात शुरू हुई थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता था। दरअसल जो प्रवक्तागण बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश जी ये समझ लीजिए 30 साल में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी न तो उनके पास अपने ताकतवर नेता हैं और न ही जनाधार है। उनके जैसे ही चुनाव आता है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग दौड़ के उनके पास जाते हैं, टिकट लेते हैं, लड़ते हैं, जो वोट उनका मिला जीतते हैं तो उनका है। बीएसपी का आधार था, बीएसपी का खाता 91 में खुला था लोकसभा का, और 96 में बीएसपी कैंडिडेट ने अर्जुन सिंह को हराया था, 12 विधायक भी जीते, लेकिन उसके बाद यहां कभी भी कोई नेतृत्व पनप नहीं पाया है। ये कहने की बातें, 31 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 30 साल में मुलायम सिंह जी ने यहाँ अपनी कार्य समितियां की थी, तब भी मैं यही था, तब मैंने उनसे पूछा था, आज भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसकी पहचान पूरे सर, प्रदेश तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ लें अलग अलग सपा और बसपा, लेकिन ये कोई खास नुकसान किसी को नहीं पहुंचा पाएंगे। फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने सभी अतिथियों का शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त आज की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा के लिए निकाला कि 5 राज्यों के चुनाव में क्या चल रहा है। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।